हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं मटेरियल कंट्रोल। क्या होता है ये? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा था, जो कि है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल अगर हम लोग करना चाहें तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को जो कॉस्ट के जो तीन मेन एलिमेंट्स हैं, यानी मटेरियल, लेबर और आपका तीसरा है ओवरहेड या कह लें एक्सपेंसेस, तो इन तीनों को कंट्रोल करना होगा। तो इस तीनों को कंट्रोल करने में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करना है। इस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आइए, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें है टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने तरह के होते हैं, वाई मटेरियल कंट्रोल इज़ नेसेसरी, मटेरियल कंट्रोल क्यों करना चाहिए, और मटेरियल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, क्या होता है ये, और जो 7 जो मेन ऑपरेशन है मटेरियल कंट्रोल करने के, जो हमारा मेन आज हमारा जो कंटेंट्स है पढ़ने का, सीखने का, समझने का, वो ये है 7 ऑपरेशंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जिसमें कि है परचेजिंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इशूइंग ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड, और लास्ट में आपका होगा स्टॉक ऑडिट। इस पर अब हम लोग एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने तरह के होते हैं? अगर हम लोग क्लासिफिकेशन का बात करें कितने तरह के मटेरियल, तो जनरली 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक हो गया हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो बिल्कुल ही रॉ है, बिल्कुल ही एकदम कच्चा है अभी, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कॉटन इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि आपका कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन होता है, क्लोथ या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन होता है, ये रॉ मटेरियल है। ऐसे ही आपका शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो शुगर केन है। वैसे ही स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आयरन ओर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो एक तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल, जो कि हम लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल ही मेन जो इंग्रेडिएंट्स हमारा होता है, जैसे कि स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, रबर, वुल, ये सब हमारा रॉ मटेरियल है। दूसरा मटेरियल होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम लोग की सेमी फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। तो ये हमारा है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो 0% यानी जो कि मोर देन 0% एंड लेस देन 100%, यानी जो काम बीच बीच में कहीं पर है। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी सामान आपका गुड्स, आपका जो आर्टिकल है, प्रोडक्ट है, वो पूरा तैयार भी नहीं हुआ है, बीच में कहीं है, आधा 25% तैयार हुआ है, 30, 40 या 50%, 60% तैयार हुआ है, वो बीच में कहीं आता है, वर्क इन प्रोग्रेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो दूसरा तो आपका जो गुड्स है या जो मटेरियल है वो आपका इस तरह का होगा, सेमी फिनिश्ड मटेरियल या प्रोडक्ट कह सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा हमारा होता है फिनिश गुड्स, यानी फिनिश मटेरियल, यानी सामान आपका तैयार हो चुका है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है मटेरियल का, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल उसको बोलते हैं जिस मटेरियल का उस बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर बिजनेस के लिए टिम्बर यानी लकड़ी जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कॉटन है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि मशीनों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो ग्रीस, जो मोबिल, जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, उसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में इतना ही। आगे अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल पर। अब हम लोग चर्चा करते हैं मटेरियल कंट्रोल क्या है। तो मटेरियल कंट्रोल को समझने के पहले समझना होगा एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल जो 3 है हम लोग जानते हैं, जिसके लिए मटेरियल कंट्रोल करने, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग को 3 जो एलिमेंट्स इसके हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल एंड ओवरहेड कंट्रोल, यानी एक्सपेंसेस कंट्रोल। तो द मेन ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का यही है, कॉस्ट कंट्रोल करना, जिसके अंदर इन तीनों को कंट्रोल करना है। अब मटेरियल कंट्रोल का नेसेसिटी क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों करना है कंट्रोल? तो मटेरियल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो मेन, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो मटेरियल ही होता है। अगर हम लोग मटेरियल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ता चला जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए मटेरियल को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन जो है वो मटेरियल का है। अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट अगर कंट्रोल कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, उसमें रिडक्शन कम कर पाते हैं अगर हम लोग, तो हमारा ऑटोमेटिकली पूरा टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा।
इसलिए ज़रूरी है। दूसरा है कि इट विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करने में इसका पार्टिसिपेशन है। टू अश्योर स्टीडी सप्लाई ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल, और मटेरियल का जो है स्टीडी का मतलब धीरे धीरे जो सप्लाई हो रहा है, हमारा जो कांस्टेंट जो सप्लाई है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग को मटेरियल कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। अब आगे बात करते हैं मटेरियल्स कंट्रोल डिफाइंड। मटेरियल कंट्रोल है क्या, आइए। मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक कंट्रोल, ये एक सिस्टमैटिक कंट्रोल है ओवर द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अक्वायर करना, परचेज करना, इकट्ठा करना, जमा करना गुड्स को, मटेरियल को। तो मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है, इसका जो स्टोरेज है और इसका जो यूसेज है, इसका जो यूज़ है मटेरियल का, इसी को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो इसके ओवरऑल टोटल को इन जॉट डाउन, शॉर्ट में, ब्रीफ में हम लोग कहते हैं मटेरियल कंट्रोल करना। तो मटेरियल सो एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो, इसका जो रेगुलर फ्लो है मटेरियल का, एंड अवॉइडिंग द सेम टाइम एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। कभी कभी क्या होता है कि फर्म में जो है यानी बहुत ज़्यादा अगर मटेरियल परचेज कर लिया गया है तो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट उस पर ज़्यादा हो जाता है, हमारा मनी ब्लॉक हो जाता है, हमारा कैपिटल का मेजर पोर्शन, पार्ट ऑफ द कैपिटल उसी में फंसा रह जाता है, हम लोग दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग को ज़रूरत है मटेरियल को कंट्रोल करना, कि हमारा जो रेगुलर एक्टिविटी में जितने मटेरियल हमारे एक लॉट, एक प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होता है, एक ट्रिप के लिए, तो हम लोग एक बार में उतना ही हमारे पास या थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग अपने पास स्टोरेज में रखें, और इस तरह से हम लोग को मटेरियल कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। मटेरियल कंट्रोल करने के लिए कहता है कि मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर इन 7 ऑपरेशन को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो इन सब का सम टोटल मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। यानी अगर हम लोग परचेजिंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इशूइंग ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड और स्टॉक ऑडिट, अगर इसको अगर हम लोग इन सारे ऑपरेशन को अगर हम लोग मैनेज कर ले, कंट्रोल कर लें, तो फिर मटेरियल कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। या ये कह ले कि मटेरियल कंट्रोल करने के लिए हम लोग को इन सारे ऑपरेशन को करना होगा, तभी हमारा मटेरियल कंट्रोल हो पाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है आपका परचेजिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो परचेजिंग है इसको कैसे कंट्रोल करें, या परचेजिंग, आइए। तो मटेरियल का जो है परचेजिंग, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर इसके लिए कुछ पॉइंट्स, परचेजिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड। परचेजिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी हमारे बिजनेस में, फर्म में, कंपनी में एक जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। उसी डिपार्टमेंट के थ्रू सारे परचेज होने चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह से परचेज किया जाए, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा और मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो एक जगह स्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, एक जगह केंद्रित होना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका एफिशिएंट बाइंग होगा ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज मैनेजर, एंड द एडवांटेजेस ऑफ द प्राइस एंड द फेवरेबल टर्म्स बिकॉज ऑफ द बल्क परचेजेस। और एक ह्यूज अमाउंट में बल्क में जो हम लोग परचेजेस करते हैं तो उसका प्राइसेस भी हम लोग को कम पड़ेगा, और एक जगह अगर हम लोग उसको सेंट्रलाइज रखें तो मटेरियल का हमारा जो है क्वांटिटी एक जगह, क्वालिटी दिखेगा। इसलिए भी ज़रूरी है फुल कोऑपरेशन बिटवीन द परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड द अदर डिपार्टमेंट। और अगर हम लोग एक जगह से अगर परचेजिंग करते हैं तो जो हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट है, जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में एक कोऑपरेशन होगा और हमारा मटेरियल आसानी से कंट्रोल हो पाएगा। क्लोज लाइसन कहते हैं कि क्लोज लाइसन एक रिलेशन, लाइसन मतलब एक तरह का संबंध, रिलेशन बनेगा। इज क्लोज लाइसन इज मस्ट बिटवीन द परचेजिंग डिपार्टमेंट। कहता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट या अकाउंटेंट का जो डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, परचेजिंग डिपार्टमेंट जो, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में अगर कोऑपरेशन रहेगा तो हमारा जो मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है, प्राइसेस है, उसका स्टॉक टेकिंग जो है, सब कुछ हम लोग को आसानी से दिख पाएगा, समझ में आएगा। द परचेज मैनेजर शुड हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज, और परचेज मैनेजर जो है उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री का, गुड्स का, लार्ज मेजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उसको होना चाहिए, ताकि वो परचेजिंग करने में जो है वो उसको परचेजिंग का एबिलिटी अगर होगा, इन्वेस्टिंग का एबिलिटी होगा, इंडस्ट्री का अगर एबिलिटी होगा, एफिशिएंसी अगर उसको होगा, तो सही गुड्स का जो है मटेरियल का जो है परचेजिंग वो कर पाएगा करेक्ट प्राइस में।
अ प्रॉपर परचेज प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। और अगर प्रॉपर परचेज अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन का मतलब होता है आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो परचेज का रिक्विजिशन होना, यानी कितना परचेज करना है, कब परचेज करना है, प्राइसेस जो है शुड बी फिक्स्ड। हाँ, तो ये सारा कुछ करना परचेज रिक्विजिशन कहलाता है। दूसरा है इनवाइटिंग कोटेशन। जो कोटेशन इनवाइट किया गया है आप उससे ये डिसाइड कर लें कि कितना हम लोग को परचेज करना है, कौन सा माल परचेज करना है, किस क्वालिटी का, कितना क्वांटिटी में परचेज करना है, ये डिसाइड कर लेना। फिर कहता है कि प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल ऑफ कोटेशन, और फिर आप कोटेशन का एक शेड्यूल तैयार कर ले, कौन कौन सा माल कैसे कैसे खरीदना जाना है, आपको लिस्ट तैयार कर ले आप। अप्रूविंग द सप्लायर, और फिर सप्लायर से इसको अप्रूव करा लेना है। और लास्ट में जो है आपको परचेज ऑर्डर पास कर लेना है, यानी जो माल जितना मटेरियल आपको परचेज करना चाहते हैं उसका ऑर्डर पास कर लेना होगा। और इस तरह से परचेजिंग ऑफ मटेरियल जो है ये पहला जो हमारा जो ऑपरेशन है ये हम लोगों को इस तरह से फुलफिल हम लोगों को करना होगा। आगे हम लोग चलेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में मैं QR कोड भी जनरेट कर दूंगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, इसके बाद फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले परचेजिंग ऑफ मटेरियल। परचेज जब हम लोग मटेरियल कर लेंगे, फिर है रिसीविंग ऑफ मटेरियल। रिसीविंग ऑफ मटेरियल जो है बड़ा इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। द वर्क ऑफ अनपैकिंग ऑफ गुड्स एंड देयर वेरिफिकेशन। अब गुड्स जो हमारा जो पैक हुआ है उसको अनपैक करना, जो चीज़ें हमारे पास आ चुकी है उनको अनपैक करके देखना, खोल कर देखना कि चीज़ें हम लोगों ने जैसा ऑर्डर दिया था उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका साइज़, वो सारी चीज़ें एक जैसी हैं या नहीं एज पर द ऑर्डर। एंड देयर वेरिफिकेशन, जांच कर लेना, परफॉर्म्ड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट। ये काम रिसीविंग डिपार्टमेंट का, वो सारा काम कर लेगी। द रिसीविंग क्लर्क या द रिसीविंग क्लर्क जो है वेरीफाई द कंटेंट्स ऑफ द पैकेजेस विद द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है जो गुड्स आपको भेजा गया है, तो जो गुड्स हम लोग को भेजा गया है उसका नोट्स वगैरह जो है, सप्लाई जो किया गया है उसका पैकेजेस वगैरह सब कुछ चेक कर लेना ही जो है ये आपको कहलाता है रिसीविंग ऑफ मटेरियल, उनको रिसीव करना। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट कहता है इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, जांच कर लेना। इजी है, क्या है आइए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरीफाइंग द वेट। इस जो मटेरियल हम लोगों ने रिसीव किया है अब उसका वेट चेक कर लेना है, काउंटिंग देख लेना है, मेजरमेंट कर लेना है। रिसीविंग ये आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, ये उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑर्डर। जैसा हम लोगों ने परचेज ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के मुताबिक हम लोगों को गुड्स रिसीव हुआ है, उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका नंबर, कंटेंट्स, सब कुछ हम लोग को चेक कर लेना, इंस्पेक्शन कर लेना। और स्पेसिफिकेशन जांच कर लेना। ये सारा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का काम है, उसी के द्वारा ये किया जाता है। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ ऑपरेशन हमारा है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब जितना मटेरियल हम लोगों ने रिसीव किया है, परचेज किया, फिर रिसीव किया, उसको हम लोगों ने अब उसका स्टोरेज करना है। कैसे स्टोरेज करते हैं, तो बिन्स में स्टोर करते हैं, रैक में स्टोर करते हैं। देखिए, द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स इज परफॉर्म्ड बाय द स्टोर कीपर। पहली तो बात यह है कि ये स्टोर कीपर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हिज ड्यूटीज इंक्लूड द एक्सेप्टिंग, आइडेंटिफाइंग, जो भी हम लोगों ने गुड्स रिसीव किया है उसको एक्सेप्ट करना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, क्लासीफाई कर लेना अलग अलग तरीके से किस गुड्स को कहाँ रखना है। एंड द प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ द मटेरियल, और उस मटेरियल को फिर उसका प्लेसिंग कर देना, कहाँ रखना है उसको अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, नेचर, उसको उस जगह में जो है उसको स्टोर कर देना। एफिशिएंट स्टोरेज रिक्वायर्स द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेकिन इफेक्टिव स्टोरेज कैसे होगा, इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी होंगी। देखिए, कहता है कि चेकिंग ऑफ मटेरियल को चेक कर लेना, किस तरह का ये माल है, उसका नेचर है, साइज़ है, चेक कर लेना। और जहाँ उस तरह का मटेरियल रखा गया है सारे मटेरियल को उसी जगह स्टोर कर देना, रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, फिर उसका क्लासिफिकेशन कर लेना, मटेरियल का अलग अलग उनके नेचर, साइज, शेप के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासीफाई कर लेना।
और जहाँ वो मटेरियल रखा गया है उसके बिन्स में, उसके रैक में, बिन्स का मतलब होता है बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें उस मटेरियल को रखा जाता है जहाँ पर कि उसका नेम वगैरह प्लेट कार्ड लगा हुआ है, बिन कार्ड ला करके हम लोग रखते हैं। जैसे कि अगर आप रिलायंस फ्रेश में या रिलायंस ट्रेंड में जाते हैं, मल्टीपल शॉप्स में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कार्ड लगा रहता है, उस कंटेनर में उसी तरह की चीज़ें रखी रहती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिन्स एंड रैक्स। आइए, तो क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, कोड उसमें डाल दिया था किस तरह का मटेरियल हम लोगों ने कहाँ रखा है। पुटिंग मटेरियल्स इनटू बिन्स एंड रैक्स, वही है, बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं जिसमें हम लोग सामान रखते हैं उसको बिन्स बोलते हैं। रैक्स का मतलब रैक आप समझ ही रहे हैं, सेल्फ में सामान को रखते हैं हम लोग। आगे है ऑब्जर्वेशन ऑफ लेवल्स, लेकिन ये 3-4 लेवल को हम लोग को ऑब्जर्व करना होता है, जिसमें कि आपका है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सेफ्टी, बफर। तो कहने का मतलब सामान जो है वो ख़राब ना हो जाए, उसके सेफ्टी का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है। मिनिमम लेवल यानी कम से कम कितना सामान कहाँ कितना कैसे रखना है, मैक्सिमम लेवल ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कहाँ कैसे रखना है, डेंजर लेवल और कितना सामान हम लोग अगर रखें वो डेंजर लेवल में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा भी स्टोर हम लोग को नहीं कर लेना है। और आगे कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ इसको हम लोग कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम लोग एक बार में उतना ही सामान का, उतना ही क्वांटिटी का हम लोग ऑर्डर दें जितना कि हमारा जो है प्रोडक्शन साइकिल में अभी यूज़ होने वाला है, कंसिडरेबल गुड्स का क्वांटिटी ही हम लोग ऑर्डर दें। आगे अब हम लोग देखेंगे जो 5वां हमारा ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं इशूइंग ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को जो है जहाँ हम लोग स्टोर करते हैं वो तो हमारा स्टोरेज है, स्टोर हाउस है, वेयर हाउस बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं उसको हम लोग। लेकिन वहाँ से फैक्ट्री में जो है हम लोग धीरे धीरे गुड्स को जो है इशू करते हैं, और इशू करने के लिए आगे आप सीखेंगे या आपने पढ़ा होगा कुछ इशू कर मटेरियल इशू करने के मेथड हैं। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीफो है मिनिमम इन फर्स्ट आउट, हीफो है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज स्टॉक मेथड है, बेस स्टॉक मेथड है, काफ़ी सारे मेथड है, आगे हम लोग बात करेंगे। चलो, तो मटेरियल रिक्वेशन या इशूइंग ऑफ मटेरियल में हम लोग देखते हैं मटेरियल रिक्वेशन, इसके रिक्वेस्ट को कैसे धीरे धीरे इशू करना है मटेरियल को। देखिए, मटेरियल शुड बी इशूड बाय द स्टोर कीपर, एक तो ये स्टोर कीपर के द्वारा इशू किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ अ ड्यूली ऑथराइज्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्वेशन नोट्स। तो कैसे मटेरियल को हम लोग को इशू करना है उसका अपना मेथड होता है, और स्टोर कीपर के द्वारा ये इशू किया जाएगा जो हम लोग देख रहे हैं। आगे आपका जो है 6th पॉइंट कहता है मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, और जो हम लोगों ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखा है उसका सारा मेंटेन करना होगा, उसका मेंटेनेंस जो भी है वो स्टोर कीपर के जिम्मे ही रहता है। 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल्स रिसीव्ड इशूड एंड ट्रांसफर्ड आर द जनरली मेंटेन्ड, और इसका जो है कितना मटेरियल हम लोगों ने रिसीव किया है, कितना इशू किया है, और कितना हमारे पास जो है जनरली हम लोग को मेंटेन करना है, यानी कितना मटेरियल हम लोगों ने खरीदा है, कितना इशू करना है, कितना हम लोग को स्टोर में मेंटेन करके रखना है, इन सब को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर। तो स्टोर कीपर का ही काम है मटेरियल को स्टोर करना, बीन कार्ट्स में और स्टोर में, रैक में इसको स्टोर कर लिया जाता है। हाँ, तो बाय द स्टोर कीपर, एक तो स्टोर कीपर के द्वारा स्टोर में मेंटेन किया जाता है, दूसरा होता है बाय द कॉस्टिंग ऑफिसर के द्वारा, जो है कॉस्टिंग ऑफिस के द्वारा मेंटेन किया जाता है स्टोर लेजर वगैरह में। स्टोर लेजर में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना आपके पास जो है अवेलेबिलिटी है गुड्स वगैरह का, वो भी दिखना चाहिए, और उसका जो फिजिकल जो अवेलेबिलिटी है वो दिखना ही चाहिए। तो स्टोर कीपर वो बताएगा, ये ऑफिस बताएगा आपका, ठीक है, स्टोर लेजर बना करके वहाँ दिखेगा आपको। आगे हम लोग का लास्ट जो है ये आपका मटेरियल ऑपरेशन का, तो इसमें आता है हमारा स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्टॉक पड़े हैं उसका ऑडिटिंग भी तो करवाना ज़रूरी है। ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच, इंस्पेक्शन, जांच करवाना, एग्जामिनेशन करवाना। तो हमारे पास जितने भी स्टॉक हैं उसका जांच करवाना, ऑडिट करवाना भी ज़रूरी है। 2 तरीके हैं, एक तो परपेचुअल सिस्टम होता है और एक आपका पीरियोडिक सिस्टम होता है। आइए, तो कहता है कि स्टॉक ऑडिट इम्प्लाइज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक विद द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इवन इन cases where a store ledger is maintained on the perpetual inventory system, or the physical verification of the stock is necessary to check the accurate perpetual inventory record। तो एक होता है आपका perpetual और दूसरा होता है आपका continuous, तो ये पीरियोडिक। तो अब आइए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक में भी
ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है हमारा स्टॉक का, दो हो सकता है, एक हो सकता है पीरियोडिक, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस इसी को परपेचुअल कहते हैं। तो पीरियोडिक का मतलब होता है, आइए, पीरियोडिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक महीने के लिए, यानी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या एनुअली यानी साल में एक बार हम लोग स्टॉक का स्टॉक टेकिंग या ऑडिटिंग वगैरह हम लोग करें। तो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। आइए, तो पहला हमारा क्या है, यह है पीरियोडिक, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग बात करेंगे, हाफ ईयरली, एनुअली, है ना। इस सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन इज नोन एज द पीरियोडिक सिस्टम वेरिफिकेशन। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसको हम लोग पीरियोडिक वेरिफिकेशन कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि दिस मेथड इज ड्यूरिंग द स्टॉक टेकिंग all the transaction relating to the material in or out of the store will have to be suspended। कहता है कि कभी ये क्या है, ये स्टोर के अंदर, स्टोर के बाहर इसका इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है, जांच कभी कभी, इसीलिए जो है ये इसका डिसएडवांटेजेस है, दिक्कतें आती हैं इसमें। दूसरा है कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। इसमें मंथली वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं, कंटिन्यूअस होता ही रहता है जांच। इन दिस मेथड कंटिन्यूअस चेकिंग इज डन बाय टेकिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर इन रोटेशन। तो ये जो है कंटिन्यूअस होता ही रहता है, परपेचुअल भी इसको बोलते हैं, ये कहीं रुकता नहीं है, एक महीने 3 महीने के लिए, यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली नहीं है, ये कंटिन्यूअस होता ही रहता है। दिस मेथड इज यूज बाय द लार्ज कंसर्न, ये बड़े बड़े कंसर्न के लिए, बड़े बड़े बिजनेस फर्म के लिए किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एंड ट्रेंड स्टाफ के द्वारा ये किया जाता है, इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर, सालों भर ये चलता रहता है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। चलो जी, द सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, लेकिन ये सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, खासियत है। देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर द शट डाउन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन फॉर स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट, उसका कितना क्वांटिटी, कितना पीसेज में, लीटर में, केजी में, क्विंटल में, मीटर में है, इसका डेटा तैयार करना, इसका रिकॉर्डिंग करना, इसको स्टॉक टेकिंग कहते हैं। तो अगर दुकान में या फर्म में कहीं पर अगर स्टॉक टेकिंग अगर आपको करना है सामान का, उसका अवेलेबिलिटी चेक करना है, तो आपको जो बिजनेस में प्रोडक्शन का काम चल रहा है, बिजनेस का जो काम चल रहा है कंटिन्यूसली, उसमें कंटिन्यूटी जो चल रहा है उसको शट डाउन करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि इस मेथड में आपके बिजनेस ऑपरेशन को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट डज नॉट रिक्वायर अ शट डाउन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, और आपका जो है ये भी काम जो है स्टॉक टेकिंग का चलता रहेगा। It serves as a moral check on the store staffs as they keep their records up to date at all times and the anticipation of the unexpected arrival of the inventory staff। और आपके फर्म में कितने स्टॉक का जो अवेलेबिलिटी है वो स्टॉक कीपर के द्वारा जो है सारा कुछ चेक कर लिया जाता है, अवेलेबिलिटी लिखवाते चला जाता है, वो लोग जाते हैं। और लास्ट में ये पॉइंट आपका है, it estimates the possibility of the over investment in any item of the stock। और किसी स्टॉक यानी किसी आइटम में अगर ओवर इन्वेस्टमेंट अगर हम लोगों ने कर लिया है तो ये भी पता चल जाता है कंटिन्यूअस ऑडिट में, ये भी एक एडवांटेजेस है। और इट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिले इन प्रोडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज इन द स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो अनएक्सपेक्टेड जो शॉर्टेज कभी हो जाता है, इस प्रोबेबिलिटी को, इस आशंका को, इस संभावना को कम कर देता है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है वो स्टॉक टेकिंग चलता रहता है, इंस्पेक्शन, जांच, एग्जामिनेशन चलता रहता है। ये एक बेनिफिट एडवांटेजेस है इसका। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का जो मटेरियल कंट्रोल का जो टॉपिक है, ये आपका पूरा टॉपिक जो है ये आपका कवर हो गया, कंप्लीट हो गया है। चलो जी, आप इस चलो इस पेज का भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं साथ ही साथ क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूं। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। दोनों ही पेज जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएगा, और अगर आप गूगल से स्कैन करते हैं तो, और फिर उसमें आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी।
चलो जी, तो आज हम लोगों ने मटेरियल कंट्रोल किया, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल जो है हमारा बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग को मटेरियल कंट्रोल करना होगा, लेबर कंट्रोल करना होगा, और एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड कंट्रोल करना होगा। तो आज हम लोगों ने मटेरियल कंट्रोल देखा, इसके 7 ऑपरेशंस है, जिसको कंट्रोल करने के 7 ऑपरेशंस हैं, जो करके हम लोग पूरे मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।